चंद्रा रेलवे क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। यह टॉपिक फिजिक्स का आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एग्ज़ाम तथा वनडे परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब इसे एक एक टॉपिक को बढ़िया समझें और एग्ज़ाम में एकदम 100% आने के चांस है। चलिए समय को ना देरी करते हुए मैं पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। यह क्वेश्चन जो है 9/8/2018 एलपी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मैडलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को आवधिक माना है। मैडलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को आवधिक माना है। चलिए इसका डिस्कस थोड़ा देखेंगे हम क्या है। मैडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मैडलिफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के सही स्थान नहीं दिया गया था। मैडलिफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए आधार पर आवर्त सारणी को बनाया था। देखिए एक क्वेश्चन जो भी पूछा है इसका उत्तर यही होगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। जो आज हम लोग आवर्त सारणी यूज करते हैं वह मोसले का दिया हुआ आवर्त सारणी है। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सजाया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछे हैं। मोसले का आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या, और हाइड्रोजन का भी स्थान इन्होंने सुनिश्चित किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में, इसका इंग्लिश में सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। देखिए प्रतिरोध, पहले आइए कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। प्रतिरोध के बारे में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रखिए कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होता है या गमन इलेक्ट्रॉन करता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, उसे जो रुकावट होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में या श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो करंट का मान क्या होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा तो वोल्टेज डिवाइडेड हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा और करंट जो है करंट सेम रहेगा, करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि करंट किसे कहते हैं। करंट वैसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके या चल सके उसे हम विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि वोल्टेज विभव क्या है। वोल्टेज या विभव के बारे में आइए। विभव इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, वीडियो को पॉज करने के बाद ये सब कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी ये आपके लिए ज़रूरी है। विभव इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक प्रेशर देता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इसी को हम विभव कहते हैं। या अब विभवांतर की बात करेंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा है। चलिए रेजिस्टेंस ला, नीचे पॉइंट है रेजिस्टेंस ला देखिए, मुक्त रेजिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। याद रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट समान रहेगा, जिसके कारण जो दिवाली में आप सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि 1.5 वोल्ट का बहुत सारे बल्ब को आप 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़कर उसको जला सकते हैं। क्या हो गया? वोल्टेज डिवाइड हो गया लेकिन करंट सेम रहा। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज समान रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट का मान डिवाइडेड हो जाएगा। आज जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई आती है वह पैरेलल सप्लाई ही आती है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो घरों में विद्युत सप्लाई होती है या सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है। पैरेलल में होती है। जो फ्यूज लगे होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। चलिए पैरेलल को हम समझ लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। अब परमाणु किसे कहते हैं इस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे। देखिए तत्व के सूक्ष्म कण
को परमाणु कहते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में यह टूट चुका है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा इस पर। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, परमाणु की द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, अर्थात A = P प्लस N होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा A माइनस P। तो इसका उत्तर हो जाएगा B, इसका उत्तर हो जाएगा B, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या के। ये तो क्लियर था पहला क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के आवधिक माना है परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? देखिए, इंग्लिश भी कभी कभी आता है, हिंदी भी कभी कभी आता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हिंदी में आ रहा है तो उसको क्या आंसर होगा और इंग्लिश में आ रहा है तो क्या होगा। देखिए, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को कॉनकैव मिरर कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? अब देखिए यहाँ पे नोट में हमने लिखा है अवतल दर्पण, अर्थात आपका हो गया कॉनकैव। सर्च लाइट, लेजर लाइट, ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी डॉक्टर कहने का मतलब हो गया जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं। परावर्तक दूरबीन, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण और गाड़ी की हेडलाइट अर्थात टॉर्च, तो ये सब जितने भी हैं सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि उत्तल दर्पण गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो आप साइड मिरर के रूप में गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं वह उत्तल दर्पण होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा बहुत फोकस नहीं करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य। अब इस पर कितना कार्य किया जा रहा है? क्षैतिज के मतलब देखिए, क्षैतिज का मतलब यह हो गया डायरेक्शन और उदग्र या वर्टिकल के मतलब यह डायरेक्शन हो गया। तो हमको ये पूछ रहा है, इस दिशा में पूछ रहा है। देखिए दिया गया है आपका मास हो गया 4 kg है और यू मतलब प्रारंभिक वेग आपका 5 मीटर हो गया और इसकी गति 10 मीटर मतलब वी कितना हो गया आपका? 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 mv²। सिंपल है। अब देखिए 1/2 m कितना है? 4 kg दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए v²। अब v² मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, अब 2 हुआ। अब यहाँ पे चलिए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, अब गुणे कितना हो जाएगा? अब 100 माइनस 25 75, अर्थात यहाँ पे हो गया 150 जूल। चलिए आप कर लेंगे इसको, 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अब सिंपल देखिए, ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब इसका निष्कर्ष है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह हाइपोक्लोरस अम्ल, याद रखिएगा हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है और यह जल अपघटन हो जाता है जिसमें क्लोरीन गैस तीव्र गंध के साथ निकलती है। क्लोरीन कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलनशील होता है, यह भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO2, याद रखिएगा CaClO2, या हम लिख सकते हैं CaOCl × Cl।
ये भी सूत्र एग्जाम में देखने को मिलता है। Ca, इसको ये समझिएगा, CaOCl इंटू Cl। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। यह पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। ठीक है, यह सफ़ेद पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखिए CaSO4 इंटू 2H2 होता है, कई बार एग्जाम में आया है देखने में। CaSO4 इंटू 2H2 होता है। जब जिप्सम को 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP, याद रखिएगा, POP भी कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय बिल्डिंग मटेरियल है जो हाथों में लगाया जाता है जब हड्डी टूटते हैं या किसी को प्लास्टर किया जाता है तो POP ही लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए प्रयोगशाला में उपकरणों के छिद्र को बंद करने में, शल्य चिकित्सा जो अभी बताया, टूटी हुई हड्डियों और प्लास्टर करने में, मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में। इसका तो उत्तर क्लियर हो गया। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन। एक मिनट, क्लोरीन। 7वें प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। किस अभिक्रिया से उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन किया जाता है या होता है? यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह शायद 9/8/2018 के ALP एग्जाम में। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, ताकि हम डिस्कशन करने के बाद और अधिक से अधिक आपको जानकारी हो और एग्जाम में आने की संभावना इसकी प्रबल होती है। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? एजेंट द्वारा उपचयन से, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। चलिए अब इसको हम थोड़ा देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी उच्च अभिक्रिया धातुओं को निकालने के लिए सबसे आम प्रक्रिया में से एक है। इस प्रकार की प्रक्रिया में अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण उच्च विद्युत धारा के माध्यम से होता है, जो उनके ऑक्साइड को पिघला देता है और निष्कर्षण पूरा होता है। चलिए अब आंसर पे आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट दोनों अभिक्रिया से दो अलग अलग उदाहरण सामने आते हैं। बैटरी चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया से भी होता है। और जो आप चांदी पे सोना की परत चढ़ाते हैं वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए इस पर ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जाता है। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका निष्कर्ष है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम समूह A1 के धातु हैं। इनमें से सोडियम, ध्यान रखिएगा, सोडियम, इसमें से सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। आप तो एक जान रहे थे कि सोडियम को ही, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इसके MVVI 1 मिनट, MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सोडियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। ये भी एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस में। अच्छे शीतलक का कार्य न्यूट्रॉनों को कम अवशोषण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे शीतलक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को कम अवशोषण करना। ऑप्शन में दे सकते हैं कि अच्छे न्यूट्रॉनों का कार्य है कम अवशोषण करना, ज़्यादा अवशोषण करना, धीमे धीमे अवशोषण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? कम। अच्छे शीतलक कौन होते हैं? अच्छे कूलेंट न्यूट्रॉनों को कम अवशोषण करते हैं। मंदक या विमंदक, मॉडरेटर में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में देखने को आते हैं कि मंदक या विमंदक में, मॉडरेटर में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है बोरोन तथा कैडमियम का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन तथा कैडमियम का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है। जब रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को संभालता कौन है? तो बोरोन और कैडमियम, याद रखिएगा। बोरोन और कैडमियम जो है न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संवेग गुणनफल होता है। बहुत आसान है। संवेग किसका गुणनफल होता है? तो सूत्र क्या होता है? P=mv। m मतलब मास हो गया, v मतलब वेग हो गया। तो इसका द्रव्यमान गुने वेग, इसका क्या हो गया? द्रव्यमान गुने वेग। चलिए इसके फैक्ट को देखेंगे। इसका फैक्ट क्या है आगे का?
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संवेग एक सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, संवेग एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसका एक परिमाण और एक दिशा होती है। बिल्कुल आप भी जानते हैं सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कैसे हो गया, P इक्वल टू mv। तो P इक्वल टू मास हो गया, मास मतलब हो गया kg, अब v का क्या हो गया, वेग मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड। ये भी ध्यान रखिएगा, एक भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है। चलिए इसका हम फैक्ट्स को देखेंगे। ऋणात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होती है, वेग की दिशा की विपरीत होती है। जब कोई वस्तु धीमी हो रही होती है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। इसे मंदी या मंदता या मंदन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मंदन भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। अब देखिए, अब विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको ए बी और सी, बी से सी तक जाना हो तो सबसे न्यूनतम दूरी आपको यहाँ से यहाँ मिल गया, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहेंगे। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। विस्थापन में परिवर्तन मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वेग में परिवर्तन होगा उसको हम विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसको हम वेग कहेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट की तरफ देखेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसको, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO2 है, अर्थात अमोनिया सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु हैं। सिंपल है, देखिए NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो n कितना हो गया, n आपका हो गया 2। देखिए यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। अब हाइड्रोजन H कितना हो गया 4I2, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और S सल्फर कितना है 1 है, और O कितना है, O आपका हो गया 4 हो गया। टोटल काउंट कर लीजिए, 8 2 10 4 14 1 15, कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इसके उत्तर कितना होंगे 15। चलिए इसका देख लीजिए, नकारात्मक त्वरण किसका दिशा के विपरीत होता है, तो बताए थे अभी हम, वेग के दिशा के विपरीत होता है। इस पे वेग पे मारिए टिक। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है 1 kWh क्या है, कितना जूल के बराबर है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है। 1 kWh किसके बराबर होता है, या इसमें कितने जूल पाए जाते हैं। देखिए जो हम घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो आप यूनिट देते हैं ना, तो एक यूनिट बराबर 1 kWh के ही होता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया 1 किलो वाट आवर, मतलब 1 घंटे में जितना आप बिजली खर्च कर रहे हैं उसको हम 1 kWh से इंगित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स को जानेंगे। देखिए 1 किलोवाट घंटा kWh 1 घंटे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। इस तरह से समझा जा सकता है 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। ठीक है, जो अभी हमने बताया आपको। इसका अगला फैक्ट है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड। कुल कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट सामने आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। क्या आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। इतने ऊर्जा के बराबर इसका मान होता है, 1 kWh का मान होता है, 1 kWh का मान होता है। इसलिए आप बिजली घर पे बचाएं, अन्यथा बिजली को खर्च ना करें। घर से बाहर निकलिए तो आप अपने लाइट पंखा को बंद कर दीजिए, ताकि ये बिजली बचत हो और किसी और को उपयोग में आ सके। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ अंतिम तत्व है। देखिए यह भी एक वैज्ञानिक थे, ये भी एक रसायन शास्त्री थे। इन्होंने आवर्त सारणी को कुछ अपने ही ढंग से सजाने का काम किया था। चलिए छोड़िए, अब इस पे आए क्या क्या उन्होंने किया था। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है
कि ऑक्टेवस के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56 तत्व मौजूद हैं। ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम ने जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो हर 8वां तत्व में पहले तत्व के गुण समान होते थे। मतलब उन्होंने 8 तत्व को समाहित किया, जिसमें उनका पहला तत्व और 8वें तत्व का गुण समान होता था। चलिए इसके बाद आगे देख। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम केवल कैल्शियम के लिए प्रासंगिक था। कैल्शियम की तुलना में भारी तत्व उसकी तालिका में सूट नहीं करते थे। मतलब उनका थ्योरी जो था सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम के मुताबिक थोरियम अंतिम तत्व है और हाइड्रोजन पहला तत्व है। हो सकता है 2018 में अंतिम पूछा, अगले इस एग्जाम में 2024 में आपको पहला तत्व पूछेगा। तो पहला क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 14। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो 2018 के एग्जाम में आया था। प्रतिरोध कैसे मात्रक। देखिए, प्रतिरोध कैसे मात्रक अभी हम बताए थे आपको, ओम होता है। ओम, इसको हम ऐसे सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रा क्लासेस की तरफ से एक आपको कॉन्सेप्ट अभी दिया जा रहा है। देखिए, गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, डिस्प्ले मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और रक्त। अगला देखते हैं सूक्ष्म रेडियो वेव। अब क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ बढ़ता है। क्या होता है? वेवलेंथ बढ़ता है। फिर देखिए कॉन्सेप्ट है ऊपर से नीचे आने पर, मतलब ऐसे जब आ रहे हैं तो वेवलेंथ जो है से इंक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद कर रहा है ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति और ऊर्जा घटती है। अब ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये दोनों क्या हो रही है? लॉस हो रहा है। ये दोनों क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस पर ध्यान रखेंगे। अब कॉन्सेप्ट फिर से हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ हो गया गामा का। ध्यान रखिएगा, किसका हो गया? गामा का। सबसे कम वेवलेंथ किसका हो गया? गामा का। और धीरे धीरे आपका वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। फिर आपका बढ़कर होगा एक्सरे का वेवलेंथ बढ़ेगा, फिर अल्ट्रावायलेट का, फिर डिस्प्ले का। और डिस्प्ले में ये तो आप जानते ही हैं कि रेड का, मतलब जो हमारा सातों रंग है रेड का। देखिए, अभी ग्योर को हम ऐसे करके सजाएंगे तो रेड सबसे नीचे आ जाएगा। तो रेड का वेवलेंथ मैक्स होता है, इसलिए हम रेलवे के सिग्नल देखने में रेड रंग का इस्तेमाल करते हैं। और वायलेट का वेवलेंथ कम होने के कारण इसका परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब विचलित बहुत ज़्यादा हो जाता है। और रेड जो है सब बहुत दूर तक जलता हुआ कोई भी चीज़ लाल रंग का आप देख पाएंगे, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे जब नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ में इंक्रीज होते जाएगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा? रेडियो वेव का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव का। ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि अब ये चीज़ देखिए, अब हम गामा किरण की बात करेंगे तो गामा किरण का ऊर्जा और आवृत्ति बहुत हाई होता है। किससे? रेडियो वेव से। किससे? रेडियो वेव से। रेडियो वेव का आवृत्ति और ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा किसके अपेक्षा? गामा किरण की अपेक्षा। तो कई बार एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन ये आते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट बढ़िया से आप वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे आप। गामा किरण का कभी कभी ये भी पूछ देगा कि अच्छा ये बताइए कि जो 7 रंग है हमारा, ये ब्लू रंग का और रेड में किसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? मतलब ब्लू और रेड में किसका ऊर्जा ज़्यादा है? बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, फास्ट बताइए। हाँ सही है, ब्लू रंग का ऊर्जा ज़्यादा मिलता है। गुड, शाबाश। चलिए एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। किरणों के बढ़ते हुए ऊर्जा के रूप में सजाना है। ऑरेंज कलर है, उसके बाद आप रेडियो वेव है, वायलेट है, और रक्त किरण है, और ब्लू कलर है। कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर देंगे। और चंद्रा रेलवे क्लासेस आपके लिए तहे दिल से लगा है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर मेहनत कीजिए और खुद से अधिक पढ़ाई करके इस बार ड्राइवर बनना ही बनना है। एकदम श्योर तय कर लीजिए कि रेलवे में हमको जाना है। तो इस साल हमको एग्ज़ाम में बैठने का मतलब ये नहीं है कि बैठकर फिर चले आए फिर अगले वैकेंसी का इंतजार करना है। इस साल सक्सेस होना है। और ये वीडियो बन रहा है, ये जो वीडियो बनाने वाले जो भी हैं वह ALP इलाहाबाद के टॉपर हैं। ALP का 2013 बैच में उनका 34 रैंक आया है। तो आप इस वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि यह उनके सारे नोट्स से तैयार किया गया है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।